अब हम पढ़ेंगे इसमें प्रश्नावली 6.2 के बारे में। 6.2 कह रहा है, देखिए पहले प्रश्न में हमने एक फिगर को ड्रा किया। प्रश्न कह रहा है कि एक्स वाई की वैल्यू ज्ञात कीजिए, यहाँ पर ए बी पैरेलल सी डी है। इसमें दो लाइन खींचा गया है, ए बी और सी डी। देखो इसका नाम है ए बी और इनका नाम है सी डी। ए बी और सी डी दो रेखा दी गई है जो दोनों एक दूसरे के समांतर है। इनमें कुछ कोण भी दिए गए हैं और एक्स और वाई करके पूछे गए हैं। कह रहा है कि एक्स और वाई कोण का मान बताइए। ठीक है, तो एक्स और वाई का मान बताने के लिए देखिए हमको क्या करना होगा। जो एक तिर्यक रेखा है यल, इसको प्रतिच्छेद की है, तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पर अगर नाम दे दे ओ, इनका नाम दे देते हैं पी। ठीक है, इस रेखा इधर यम लिख देते हैं, तो कहेंगे चित्र में दिया है। क्या दिया है जी? दिया है ए बी पैरेलल सी डी। ए बी पैरेलल लाइन है सी डी लाइन के। ठीक है, यदि ए बी सी डी के पैरेलल है तो आप क्या कह सकते हैं कि ये जो तिर्यक रेखा है यह इसको वैसे दो भागों में, यानी तिर्यक रेखा जब समांतर रेखा को काटती है तो उनके एकांतर अंतः कोण आपस में बराबर होते हैं। कोई परमेय नंबर आपने याद किया था, यानी परमेय कहता है, लगभग परमेय नंबर 3 कह रहा है कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उनके एकांतर अंतः कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो देखो यह एक्स और वाई एकांतर अंतः कोण है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कोण एक्स बराबर कोण वाई। क्यों भाई? तो लिखेंगे एकांतर अंतः कोण है। तो एकांतर अंतः कोण इसलिए बराबर है। ठीक है, लेकिन इससे तो हमको पता नहीं चला कि ये कितना है। तो या तो रैखिक परमेय का प्रयोग करके आप इनका मान पता कर सकते हैं, या इनका शीर्षाभिमुख कोण देख रहे हैं ना, y का शीर्षाभिमुख कोण क्या है? तो 130 y का मान है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि y बराबर 130 अंश। क्यों? क्योंकि वो शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ कहेंगे कि y इक्वल टू 130 शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण है। अब देखो बाबू, जब y का मान मिल गया 130, अगर y के मान नहीं कहा होता कि 130 है, अगर तू इसको देखे हो तो यक्स भी 130 के बराबर है। क्यों? क्योंकि संगत कोण है। ठीक है, संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो चलो शीर्षाभिमुख कोण से हमने कह दिया। अब कहेंगे जबकि देखो एक्स वाई के बराबर है, अब y का मान हमको 130 मिल गया, इसका मतलब कोण x के मान भी 130 होगा। इस प्रकार दोनों मान हमको प्राप्त हो गए। बस इतना ही कहना था जी। पूछिए क्या कहते हो? बहुत अच्छा, ठीक है, लिखो। देखिए प्रश्न नंबर 2 का कह रहा है। प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है कि ये चित्र दिया गया है और चित्र में एक्स वाई जेड कोण भी पूछे गए हैं। कह रहा है कि ए बी लाइन सी डी लाइन के पैरेलल है और सी डी लाइन ई एफ लाइन के पैरेलल है, समांतर रेखा है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया ए बी पैरेलल सी डी और सी डी पैरेलल ई एफ। अब देखो यहाँ सी डी ई एफ के पैरेलल, सी डी यहाँ दोनों है ना, तो हम सी डी हटा देते, ए बी ई एफ के पैरेलल हो जाएगा ना, मतलब तीनों जो रेखा है एक दूसरे के समांतर है। तो कह रहा है कि y और z, देखो यहाँ पर y और यहाँ पर z दिया है, तो इन लोगों का अनुपात दिया है 3:7 का। ठीक है, तो आइए जब अनुपात दे दे तो अनुपात को मानना चाहिए। माना y इक्वल टू, y का अनुपात 3 दिया है ना, तो 3x नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारा कोण x है, हम यहाँ लिखते हैं p। 3p डिग्री का कोण बना है। ठीक है, और z की वैल्यू है 7p।
ठीक है। तो ये बताइए अगर हम उनको ऐड कर लें, पी की वैल्यू पता करनी है, कह रहा है कि इन दोनों का अनुपात इतना है, 3p मतलब 3 संबंध 7 है। और यहाँ पर देखो तो यह और यह दोनों का न दिया है, इन दोनों का। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो इस लाइन को अगर हम मिटा देते तो यह जेड किसके एकांतर कोण है? यक्स के। इस लाइन को चलो हमने हटा दिया, ठीक है। तो यह दोनों रेखा समांतर है ना, तो यह इसके एकांतर कोण है कि नहीं है? तो यह कहोगे ना, चूंकि यक्स बराबर जेड एकांतर अंतः कोण है। ये बताओ यक्स बराबर जेड अगर 7p बना तो यक्स वो 7p हुई है ना, ठीक है। चलो इनको रोक कर रख लो। तो आ जाओ भाई, इस रेखा को बैक मत करो, इनको ले लो। इनका नाम था CD है। चलो अब बताओ यहाँ पर y है, तो ये तुमको कोई बताया गया था ना एक पर में कि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसके एक ही तरफ बने अंत कोणों का योग, एक ही तरफ के बने अंत कोणों का योग 180 अंश होता है। मतलब तिर्यक रेखा इसको काट रही है, इन दोनों रेखा के बीच और एक ही साइड में ये दोनों बना है ना, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 180 होगा। तो आ जाओ तो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 100, x कितना मान के बराबर है? 7p और प्लस वाई 3p बराबर, तो यहाँ नोट करें तो 7 3 10p बराबर 180, तो p बराबर 180/10, तो 0 से 0 कट गया, p के मान 18 मिल गई ने। आ जाओ भाई 7p, तो x बराबर 7 गुणे p के मान 18, 18 सत्ते 126 अंश का कोण बनेगा। x का मान कितना है? 100, और y की भी मान निकाल लो, तो y बराबर कितना है? 3p, तो y बराबर 3 गुणे 18, यहाँ रख देंगे ना p का मान, 18 3 54 का मान मिल गया। अगर और z का मान निकालना चाहते हो तो z तो x के बराबर ना यहाँ लिखे हो, z बराबर x, x के मान 126 है, तो z के भी मान 126 हो गया। इस प्रकार हमको तीनों का मान मिल गया, बट x का मान कहा था, यहाँ पर x का मान 126 है, ठीक है। ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तीसरे प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है कि AB और CD दोनों पैरेलल है, एक दूसरे के समांतर रेखा है। तो AB रेखा और CD रेखा एक दूसरे के समांतर है, और कहा है कि EF जो है, देखो EF CD पर परपेंडिकुलर है, मतलब जो EF रेखा खींचे हैं CD पर 90 अंश का कोण बना रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल किया है। और देखो GE जो है तिर्यक रेखा है, तो आप कह सकते हैं कि यह कोण जो है इस पूरे कोण के क्या होगा? एकांतर अंत कोण होंगे, ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि GED एक मतलब है पूरे का मान दिया है 126, ऊपर ही देना है 126। अब देखो करक AGE का मान बताओ, AGE का मान बताओ, इसका मान, तो बताओ इसका 126 नहीं होगा? 126 इधर दिया है ना, AED का मान 126, तो AGE का मान भी 126 होगा। यहाँ लिख देंगे कोण AGE इक्वल टू कोण GED एकांतर अंतः कोण है। तो AGE इक्वल टू इनका वैल्यू हो गया 126 अंश, एक मिल गए। उसके बाद कह रहा है कि GEF का मान बताओ, GEF इस पूरे का मान बताना, ठीक है। अब देखो यहाँ पूरा कितना है, तो इतने का मान कितना है?
90 ना, तो 90 में कितना जोड़ा होगा कि ये बेसी हो गई नहीं, 126 हो गई नहीं, मतलब 90 में कुछ जोड़ा है तभी ना यहाँ तक आया। तो हम क्या करते हैं 126 में इतना को 90 को माइनस कर देते हैं, इसका मान हमको मिल जाएगा। तो आ जाओ लिखते हैं GEF बराबर 126 में हम केवल इतना को माइनस कर देंगे, 126 माइनस तो हो गई ने 36 अंश, ठीक है, 36 डिग्री। उसके बाद अब देखो दूसरा तो हो गया, तीसरा आपके पास आ जाते हैं। तीसरा कह रहा है कोण FGE का मान बताइए। तो FGE देखा जाए कहाँ है, FGE मतलब यह पूछ रहा है। हाँ, तो अब देखना है ये कि इनका कोण पता है ना, इनका कोण पता है ना 90। एक त्रिभुज नहीं बना रहा है, त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग 180 होता है। तो इसको जोड़कर 180 में माइनस कर दो, यहाँ का मान मिल जाएगा। तो आप लिखेंगे FGH बराबर 180 माइनस, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योग है, हमको एक का मान निकालना है, या दो का मान हमको पता है, दो कोणों का मान, तो दोनों को हम जोड़ लेंगे 90 प्लस 36, ठीक है। तो माइनस कर दीजिए। वैसे यह एकांतर कोण है ना, तो पूरा ही 180 होता, तो पूरे की 180 में इतना हम माइनस कर देते तो इतना ही कोण न बचता, तो उस कंडीशन से भी हो जा रहा है। तो 180 माइनस 126, तो 126 जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 54। चलिए 54 डिग्री FGE का मान हमको मिल गया। इस प्रकार जो तीनों प्रश्न पूछे गए थे वो निकाले गए, इसके आधार पर प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि PQ पैरेलल है ST के, PQ और यहाँ एक ST रेखा दिया है। कह रहा है कि अगर इसको हम आगे तक बढ़ा दें तो देखो ये समांतर हो जाएगा, आते तक बढ़ा दिए तो कह रहा है कि PQR, इसमें देखो PQR 110, RST 130, कह रहा है QRS का मान बताओ। तो कहाँ है QRS, इसका मान ना बताना है। सपोज करो जब हम इसको हम आगे बढ़ा दे रहे हैं इसको, तो यह भी तो इसके समांतर रेखा है, तो इनका अगर मान हमको बताना है, ठीक है। तो चलो हम आगे बढ़ गए और थोड़ा सा अगर इसको आगे ले ले तब इसको भी तो बढ़ा सकते हैं आगे। तो अगर इनमें देखा जाए तो आगे कर दिए, इनको आगे कर दिए, ST के समांतर भी खींच सकते हैं। देखिए संकेत में दिया है, संकेत में कुछ दिया है। तो देखिए अगर इसको हम यहाँ ऐसे डॉट डॉट बढ़ा दिए तो इसके समांतर हो गया। अगर यहाँ से हम इसके चाहे इसके समांतर एक रेखा खींच दे अपने मर्जी से, ऐसे इनसे होकर R से जाती हुई रेखा खींच देते हैं, इनका नाम हम कुछ रख देते हैं, चलो AB, इस रेखा का नाम हो गया। तो हम ये कह सकते हैं, ये रचना में लिख लेना, रचना यानी R से ST या PQ के समांतर रेखा AB खींचा, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा ये ऐसे जब लाइन खींचा गया है तो यह तिर्यक रेखा हो जाएगा, और ये पूरा के मान 100 इधर 30 है तो ये पूरा 130 हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लिख देंगे ARS इक्वल टू, देखो ARS यह पूरा है मिल गया, बराबर है RST के,
आर एस टी के। क्यों है भाई? एकांतर अंतःकोण है, कोण है। अब देखो ए आर एस के मान 130 यहाँ लिख देंगे, ए आर एस टी का मान यहाँ पर ए आर एस के मान ये मान बन जा रहे हैं। या इसको देखें थोड़ा सा, तो यह इधर इतना है तो इस पूरे का मान 110 हो जाएगा। ठीक है, इधर से 100 यानी पूरे का मान 110 हो जा रहा है। तो आप लिख सकते हैं बराबर पी क्यू आर, पी क्यू आर। तो क्यू आर बी बराबर 110, 110 ना। इधर देखो इसके एकांतर कोण यह है, इसके एकांतर कोण यह है, तो दोनों में इतना तो कॉमन आ जा रहा है। ठीक है, इसमें ये एंट्री कर दिया, इधर से यह एंट्री कर दे रहा है, तो दोनों में कॉमन आपको दिख रहा है। यदि हम ऐसा कुछ करें कि केवल इतना कितना बेसी हो रहा है यही हमको ढूंढना है। ठीक है, तो इस पूरे को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 180, यानी इतना प्लस इतना प्लस इतना का मान 180 हो रहा है। जबकि इसको और इसको जोड़ दे रहे हैं तो बेसी हो जा रहा है। देखो इनको यहाँ से यहाँ तक और यह हम जोड़ दे रहे हैं तो 180 से बेसी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक राउंड ही बेसी हो जा रहा है। ठीक है, तो 180 में हम क्या करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, यानी 180 में यानी इनके और इनके योग में इतना को हमको माइनस कर देना है, तब हमको इसका मान आ जाएगा। देखो कैसे, हम इसको इतना का नोट करते हैं। पहले हम पूरे के नोट करते हैं, ए आर एस प्लस इधर से ए आर एस यह ली है। ठीक है, और फिर से क्यू आर बी। ठीक है, तो इसमें बेसी क्या हो गया भाई, 2 राउंड बढ़ रहा है लेकिन एक ही राउंड लोगे ना, एक तो 180 बेसी है ये है। तो प्लस इसमें लिखेंगे हम प्लस नहीं लिखेंगे क्योंकि इतना और इतना चढ़ गया है, 2 बार आए, इसको माइनस लिखते हैं, माइनस क्यू आर एस बराबर 180। इनका मान 100 कितना है, 30 है, और एक का मान 100 आई माइनस क्यू आर एस बराबर 100। ये दोनों को जोड़ो, 0 4 240 माइनस क्यू आर एस बराबर 100। 180 को इधर करो, इसको इधर करो, तो 240 माइनस 180 बराबर क्यू आर, तो इसको घटाओगे तो कितना बचेगा, क्यू आर एस के मान 60 अंश मिल जाएंगे। ठीक है, हाँ पूछिए। यहाँ पर ही हमने बताया कि यहाँ से इतना दूरी 130 है, लेकिन यहाँ से इतना दूरी 110 है। अगर हम दोनों को जोड़ रहे हैं तो यह इधर से एक बार इसमें एंट्री किया है, अभी इधर से एक बार एंट्री कर रहे हैं, तो ये 2 बार हो गए हैं। लेकिन यहाँ से देखो इतना और इतना जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा ना टोटल। तो एक बार इसमें बेसी आया है ना इतना दूरी, यानी क्यू आर एस इतना बेसी हो रहा है ना एक बार, तो हम क्या किए, इतना को इस पूरे को यहाँ ऐड किए हैं। एक बार ये बेसी हो रहा था ना तो उसी को माइनस कर दिया, तो टोटल 180 ना होगा। तो उसके बाद इतना का मान 180 जान रहे थे, यहाँ से इतना का मान 110 जान रहे हैं, उसको हमने रख दिया, इनको ऐड किए, इतना हुआ, इनको उधर ट्रांसफ़र कर दिए, इनको इधर ट्रांसफ़र कर दिए। ठीक है, इस प्रकार इसका मान हमको 60 अंश मिला। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि देखो यहाँ पर ए बी और सी डी 2 लाइन है, तो ए बी और सी डी दोनों एक दूसरे के समांतर रेखा है। यहाँ पर कहा है ए बी और सी डी दोनों एक दूसरे के समांतर है। आईसी में 2 ऐसी तिर्यक रेखा लिया है पी क्यू और पी आर, जो इस भुजा पर एक त्रिभुज को बना रही है। तो कह रहा है कि यदि
ए पी क्यू 50 अंश है, ए पी क्यू की वैल्यू 50 अंश है और पी आर डी का मान 127 अंश है। तो यक्स और वाई का मान बताइए। तो बहुत आसान तरीका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहीं पर नोट कर सकते हैं हम। अगर जनरली अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे, यहाँ देखिए, यह कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। तो एंगल लिख सकते हैं कि पी क्यू आर इक्वल टू एंगल ए पी क्यू लिख देंगे, एकांतर अंतः कोण है, ठीक है। तो पी क्यू आर यक्स है, लिख देंगे यक्स अंश इक्वल टू, और यह 50, तो यक्स की वैल्यू 50 मिल गया, ठीक है। ऐसे आपको सॉल्व कर देना है। उसके बाद इनका अगर मान निकालना चाहते हैं तो देखो, यह कोण इतना और इतना एक दूसरे के बराबर होगा, एकांतर अंतः कोण है। तो यहाँ नोट कर सकते हैं एंगल ए पी आर, यह पूरा 50 और वाई को ले लिया गया, और पी आर डी इक्वल है पी आर डी, एकांतर अंतः कोण है, ठीक है। तो देखो ए पी आर 50 और वाई न है, तो इनके जगह पर लिखेंगे 50 अंश प्लस वाई अंश बराबर 127 अंश। तो y की वैल्यू हो जाएगा 127 में 50 माइनस कर देंगे। देखो यह इतना ना हमने ऐड किया, तो यह 50 है इतना, तो दोनों को प्लस करो तब तो ना पूरा होगा। तो 50 प्लस वाई बराबर, यह पूरा इस पूरे के बराबर एकांतर अंतः कोण है, 127 के बराबर हो गए। तो 50 को उधर पक्षांतर कर दिए, तो 127 में 50 माइनस कर दोगे तो कितना बच जाएगा, 77। वाई के मान मिल गया। ऐसे इन प्रश्नों को सॉल्व कर देंगे। देखिए प्रश्न नंबर 5वां कह रहा है कि हमारा तो ये शीशा है, मिरर है, आज एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। जैसे कि नाऊ की दुकान में देखा जाता है, बाल काटने के लिए वो पीछे और आगे मिरर लगाए होते हैं, ताकि सामने से अगर देखा जाए तो पीछे की बाल दिखाई दे, या पीछे से देखा जाए तो सामने का बाल दिखाई दे सर पर, ठीक है। तो उस प्रकार दो मिरर एक दूसरे के पैरेलल टू लगाए गए हैं, समांतर लगाए गए हैं। इस यहाँ पर कह रहा है कि एक आपतित किरण है, शीशे पर एक किरण ए बी आकर पड़ रही है, पुनः इसका अब यानी परावर्तन हो रहा है, यानी आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। यह है आपतित किरण, और जाने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक किरण आकर इस पर पड़ रही थी, आपतित हो गई, और ये परावर्तित किरण हो गई। लेकिन अगर इस बिंदु के लिए देखा जाए तो यहाँ से एक किरण आपतित किरण हो जाएगी, आपतित किरण, और ये परावर्तित किरण हो जाएगी। अब देखो हमको ये सिद्ध करने को दिया है कि ए बी जो किरण है, ए से बी तक की जो लाइन है गई, और सी से डी जो किरण है एक ही दिशा में दिख रही है, तो ये दोनों एक दूसरे के समांतर है, ये हमको दिखाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यह आपको समझना है। अगर हम इस बिंदु से एक लाइन हम परपेंडिकुलर रेखा खींचते हैं जो अभिलंब कहलाता है, एक लाइन हम यहाँ लेते हैं अभिलंब, यह तो पहले विज्ञान मतलब फिजिक्स का एक क्वेश्चन है, बताया गया था, जब किसी मिरर पर किसी चिकने सतह पर कोई प्रकाश किरण आकर पड़ती है और टकराने के पश्चात ऐसे चली जाती है, ये आती है और पुनः ऐसे चली जाती है। तो जिस बिंदु पर आकर ये पड़ती है तो उसी बिंदु पर एक अभिलंब होता है। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच आई कोण बनता है, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच आर कोण बनता है।
जो दोनों कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, I इक्वल टू R। उसी प्रकार यहाँ पर अभिलंब, यह है लाइन अभिलंब है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच I कोण बन गया और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच यहाँ पर R कोण बन गया। अगर यहाँ पर देखा जाए, यहाँ से आकर ऐसे जा रही है तो यहाँ पर I और यहाँ पर R बन गया। ठीक है, तो जबकि आपको पहले से हमने बता दिया I जो R के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये लाइन देखिएगा, अगर ये दोनों रेखा समांतर है, मतलब दो समांतर रेखाओं के बीच की जब दूरी मापी जाती है तो दूरी कब मापी जाएगी, जब परपेंडिकुलर आप रेखा खींचे, तो ये दोनों रेखा भी एक दूसरे के समांतर होगा। जब अगर ये बात करें तो यह भी एक दूसरे के समांतर होगा। उसी प्रकार यहाँ जो हम परपेंडिकुलर लाइन खींचे हैं, इसका नाम अगर हम दे देते हैं BM और CN, तो BN और CN भी एक दूसरे के समांतर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों लाइन अभिलंब है। दोनों लाइन अभिलंब है, तो हम कहेंगे अभिलंब BM पैरेलल है CN के, यह इसके समांतर हो गया। अब देखो, जब इस समांतर रेखा को यह अगर प्रतिच्छेद कर रहा है तो यह कोण इस कोण के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ देखो, तो यह जो है और यह समांतर रेखा BM और CN समांतर रेखा हो जाएगा, जिस पर यह तिर्यक रेखा हो गई, तो इनके एकांतर कोण मतलब यह R और यह I इक्वल हो जा रहा है। ठीक है, यह इसके बराबर हो गया, और जबकि यह इसके भी बराबर है और यह इसके बराबर है। अब देखना यहाँ पर चित्र से आप कह देंगे कि I, यह R और यह, जबकि यह BM पैरेलल CN है, तो आप कहेंगे कोण MBC बराबर है BCN। BC क्यों, एकांतर अंतः कोण है ना, यानी MBC R है और BCN जो है I है। ठीक है, अगर देखना इसमें हम इसको जोड़ दें, मान लो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इस R में इसको जोड़ देते हैं, इस I में इस R को जोड़ लेते हैं दोनों पक्षों में, यानी इतना में हम इनको ऐड कर लें, इतना में इनको ऐड कर दें, तो ये पूरा बड़ा हो जाएगा ना ऐसे। क्यों, पहले समझना, इतना के बराबर यह है और इतना के बराबर यह है। ये दोनों पहले से बताया गया है कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो इतना इतना के बराबर है, इतना इतना के बराबर है, और जबकि यह कोण इस कोण के बराबर है, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखा है, तो ये एकांतर कोण है। तो दोनों में अगर इसको हम ऐड कर लेते हैं, इनमें इनको ऐड कर लेते हैं, तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखो, इनमें हम क्या करते हैं, इतना जब ऐड करेंगे यहाँ R में R प्लस I और इस साइड में हो जाएगा I प्लस R, तो इतना हो गया, तो का मतलब ABC लिख सकते हैं, ABC, और इक्वल हो जाएगा यहाँ से BCD। अब देखो, यह कोण इस कोण के बराबर हो गया, तो यह कोण इस कोण के बराबर हो गया। अगर इसको हम थोड़ा सा सीधा कर दें, इसको ऐसे टर्न कर दें, तो देखो इनको, यह जो I और R जुटा है यहाँ चला गया, यानी AB हो गया और यह CD हो गया, तो कुछ ऐसे दिख गए ना, तो यह कोण इसके बराबर हो गया, तो यह दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं हो जाएंगे। तो इसी प्रकार
आप कह सकते हैं कि ए बी पैरेलल सी डी होगा। यही आपको दिखाना था, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। सवाल नंबर 11 देखो भाई, 5वां से 11 कैसे आ गया? अभी हमने 5वां प्रश्न बताया, तो 11वां नंबर का कैसे आ गया इस प्रश्न? तो राजीव प्रकाशन में 11 नंबर का प्रश्न जो दिया है इस प्रश्नावली में, वो कुछ इस प्रकार दिया है, उसको हम बता रहे हैं कि देखो, कह रहा है कि ए बी और सी डी दो लाइन है हमारे पास। ए बी और सी डी दो लाइन पैरेलल है, एक दूसरे के समांतर है। तो जो बी और डी बिंदु है, इनसे हम ऐसे कुछ एक बिंदु इस पर पी ले लेते हैं, इसके बीच में कहीं हम बिंदु पी ले लिए हैं पी ले लिए हैं और बी और डी को मिला दिया गया। तो कह रहा है कि ए बी पी जब हम इस कोण को लेते हैं और सी डी पी इस कोण को जोड़ते हैं, तो इसको और इसको जोड़ते हैं तो इसके बराबर हो जाता है, यानी डी पी बी के बराबर हो जाता है। तो यही तो हमको सिद्ध करना है कि इसको जोड़ने पर इतना के बराबर हो जा रहा है। तो थोड़ा सा आ जाओ, थोड़ा सा रच लिया जाए। तो देखो, ए बी के समांतर यहाँ से एक रेखा खींच दो, जिसका नाम आप अपने मर्जी से रख सकते हो, हम अपने मर्जी से यम एन रख देते हैं। ठीक है, तो लिख देना है रचना बिंदु P से ए बी तथा सी डी के समांतर एक रेखा यम एन खींचा। ठीक है, तो ये बताओ, जब काटा गया ऐसे लाइन हमने खींचा तो इसके समांतर ये है, तो ये बताओ यह कोण इतना के बराबर होगा ना, एकांतर अंतःकोण होगा ना। तो यहाँ आ जाओ, लिखो चित्र से कोण ए बी पी बराबर है बी पी इक्वेशन नंबर। अब इस वाले फोटो में देखना, यह कोण इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये भी तो एकांतर अंतःकोण है। तो आपको लिखना है सी डी पी बराबर है किसके? डी पी समीकरण नंबर। तो समीकरण 1+2 से दोनों को जोड़ लो। ठीक है, तो देखो, इसको हम पहले बराबर की साइड वाले को पहले लिखते हैं, ए बी पी प्लस सी डी पी। अब इस साइड वाले को लिखो, तो बी पी एन प्लस डी पी। तो इसको तो जैसे तैसे रहने देंगे, लेकिन यहाँ देखो, बी पी एन में डी पी एन जोड़ देवल जाए तो इतना बड़ा ना हो जा रहा है, तो बी पी डी हो जाएगा। इस पूरे के जगह पर लिख देंगे बी पी डी। अब बताओ, तो ये सीधा करना था, देखो तो यही लाइन तो सीधा करना था, इतना आसानी से तो हो गया। ठीक है, ऐसे सॉल्व करो।